हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का दो चैप्टर रह रहे हैं वहाँ से। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आसान वाला क्वेश्चन। तो एक मैं अभी करा रहा हूँ बैंकिंग का, और एक थोड़ी देर में मैं वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं फोर्थ सेमेस्टर की वीडियो डालूंगा, और पहले मैं इसको थर्ड सेमेस्टर का ये बैंकिंग वाला कंप्लीट करा देता हूँ आज। ठीक है, और कल को तो आपका एग्जाम है ही। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो मैंने कराया है उतना ही कर लेना। बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना, उसी में से क्वेश्चन आएगा सारा। ठीक है, और क्वेश्चन को क्या काम करना है आपको, अच्छे से पहले पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन वही आएगा जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अच्छे से करना, आराम से पास हो जाओगे। और दूसरी बात, आज ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद मैं लघु गुणक वाला क्वेश्चन पे वो चैप्टर है वो डालूंगा, वहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा अभी। और पहले बैंकिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, स्टडी विद पुनित, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट। ठीक है, ये उसका साइन है यूट्यूब चैनल का। और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ की क्लास 5 है ये, और बैंकिंग। ठीक है, चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर एन रह गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को ही हमने डिस्कस किया है। ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, डीएलएड में। डीएलएड में बहुत बार पूछी गई है परिभाषा, बैंक किसे कहते हैं। बैंक क्या होता है, बैंक तो तुम्हें पता ही होगा, जो हमें रुपए देता है और हमारे रुपए को रखता है। ठीक है, तो हम इसको एक सही ढंग से अगर लिख सकें, वो उसी पर हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, इकोनॉमी से संबंधित है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है, यानी कि बैंक एक आर्थिक संस्था है। जो मतलब अर्थदंड, मतलब एक तरीके से जहां पर रुपए पैसे का लेन देन होता हो। ठीक है, उसे बोलते हैं हम आर्थिक संस्था। बैंक एक आर्थिक संस्था है जो व्यक्तियों का रुपया जमा करती है अथवा आवश्यकता पड़ने पर रुपए देती है। सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन एक इसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। बैंक एक आर्थिक संस्था है। ठीक है, ये नहीं लिखना कि बैंक में हम रुपए जमा करते हैं, निकाल लेते हैं, मतलब इस तरीके से नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन जो एग्जामिनर है वो ठीक तरीके से आपसे प्रभावित नहीं होगा। आपको ये टर्म जरूर लिखनी पड़ेगी, क्या, आर्थिक संस्था। क्यों, क्योंकि वहां पर रुपए पैसे किससे संबंधित होता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तो एक आर्थिक संस्था है जो व्यक्तियों का पैसा जमा करती है अथवा आवश्यकता पड़ने पर उसको रुपए को देती है। ठीक है, बैंक के कार्य लास्ट टाइम पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के कार्य, बार बार पूछे जाते हैं। बैंक के कार्य आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैंक के कार्य बताइए। ठीक है, बैंक को परिभाषित कीजिए अथवा उसके कार्य बताइए। तो परिभाषित तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बैंक के कार्य आप ये बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक क्या काम करता है बताओ, धन जमा करता है। ठीक है, धन को निकालता है, ठीक, और उधार देता है। उधार किसको किसको देता है, किसको देता है, किसानों को उधार देता है। किसानों को आप लाइन में बढ़ा सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं, किसानों को, व्यापारियों को भी उधार देता है। ठीक है, विद्यार्थियों को भी उधार देता है, उनके पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हैं, उधार देता है, ऋण देता है। ठीक है, धन को सुरक्षित रखना, धन को सुरक्षित रखता है, हमारे धन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, और हमें एक यहाँ पर और लिख सकते हैं, हमारे रुपए पर ब्याज भी देता है, ब्याज भी देता है। ठीक है, हमें ब्याज मिलता है उससे, बैंक से। ठीक है, धन को सुरक्षित रखता है, हमारे धन को, हमारे सोने को भी सुरक्षित रखता है। धन में भी सोना भी आता है, तो सोने को भी, गोल्ड लॉकर होते हैं बैंक में, उसको भी सुरक्षित रखता है, गोल्ड को भी। ठीक है, ऋण प्रदान करता है किसान व्यापारियों को। ठीक है, आगे बात समझ में, तो आप बैंक के कार्य लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य आते हैं। बैंक की परिभाषा भी आती है, कार्य भी आते हैं, जो मैं बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। धन निकालने की विधियां, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, धन धन निकालने की कितनी विधियां हैं, किन्हीं एक का वर्णन कीजिए। ठीक है, या आपको टिप्पणी में दे दिया जाएगा, निम्न पर पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी लिखो, तो आपको पहला दे दिया जाएगा क्या, निकासी फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। तो आप आपसे निकासी फॉर्म पे टिप्पणी लिखवा दी जाएगी। दूसरे दूसरे में आपसे लिखवा दी जाएगी किस पर, बैंक पर।
बैंक किसे कहते हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो धन निकालने की जो विधियां हैं वो दो विधि होती हैं धन निकालने की। एक तो हम चेक के द्वारा निकालते हैं और एक हम निकासी फॉर्म। निकासी फॉर्म तुमने देखा होगा, जब तुम बैंक में जाते हो तो तुम एक फॉर्म लेते हो, निकासी फॉर्म जिसको कहते हैं विड्रॉ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसको आप खुद भरते हो। ठीक है, और सिग्नेचर करके आप उसको कैशियर को दे देते हो, वो वहां से उसको उसकी जांच करके क्या काम करता है, आपको पैसे देता है। तो यही प्रक्रिया आपको इस टर्म में लिखनी है अपनी भाषा में, जो उसकी बैंकिंग की भाषा है उसमें लिखनी है। तो इस कैसे लिखेंगे, निकासी फॉर्म क्या होता है, देखो निकासी फॉर्म यह निशुल्क मिलता है, निशुल्क होता है, ग्राहक स्वयं भरता है, पासबुक के साथ, पासबुक लेके जाते हो उसके साथ हस्ताक्षर करके अधिकारी को देता है, अधिकारी उसकी जांच करता है, उसके बाद अधिकारी रुपए देता है। सिंपल लिखना है। ठीक है, ये याद हो जाएगी। ये कोई मतलब रटने वाली चीजें नहीं है, ये तुम्हारी दैनिक व्यवहार की चीजें हैं जो तुमने यूज की हैं, उसी को अपनी नोटबुक पर उतारना। ठीक है, अच्छे ढंग से, ताकि एग्जाम में प्रभावित हो जाए और आपको सही नंबर दें। दूसरा हम क्या काम करते हैं, हम चेक के द्वारा, जैसे कहीं पर एडमिशन लेते हैं तो ज्यादा रुपए अपनी जेब में रखकर नहीं लेके जाएं, या फिर हम अपनी जो नगद लेन देन है उससे बचें, तो हम क्या काम करते हैं, चेक बनवा लेते हैं। क्या बनवा लेते हैं, चेक। तो चेक जैसे हम बोलते हैं बैंक से 40,000 का चेक बनना है, ठीक है, या 20,000 का चेक बनना है, तो आप क्या काम करते हो, 20,000 रुपए लेकर जाते हो, या उस अपने बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए कटवा देते हो, तो वो आपको चेक बना के दे देता है। तो या तो हम उसको नगद पेमेंट कर देते हैं बैंक को चेक के लिए, ठीक है, या वो हमारे बैंक में से काट लेता है, ठीक है, अकाउंट में से हमें क्या दे देता है, एक ड्राफ्ट दे देता है, जिसको क्या कहते हैं, डीडी। ठीक है, तो वो चेक नहीं, सॉरी, गलत हो गया। चेक जो होता है, चेक तो बैंक, सॉरी एक मिनट, ये मैं डीडी बताने लगा आपको। चेक द्वारा भी हम रुपए निकालते हैं। चेक जो होती है एक छपी हुई पर्ची होती है, तुमने देखा होगा घर में भी, अपने पापा के पास चेक बुक देखी होगी, उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एक क्या कहते हैं, छपी हुई पर्ची होती है, एक बुक होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हर एक पेपर पर उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये बैंक जारी करता है। इस बुक को कौन जारी करता है, बैंक जारी करता है। और इसके लिए बैंक हमसे चार्ज भी लेता है। ठीक है, अगर तुम क्या कहते हैं, पासबुक, ये सॉरी, ये चेकबुक बनवाते हो अपनी, तो इसका चार्ज जाता है। ठीक है, उस पर एक संख्या लिखी हुई होती है। ठीक है, बैंक चेकबुक के लिए ग्राहक से नगद मूल्य प्राप्त करता है। बैंक जो क्या काम करेगा, चेकबुक जब तुम लोगे तो उससे क्या काम करेगा, बैंक रुपए भी लेगा उसके, आपको देने के लिए। तो हम चेक का यूज कैसे करते हैं, किसी 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 व्यक्ति को हमें चेक देना है, हमारे पास नगद नहीं है, या फिर मतलब हमें नगद रुपए नहीं देने हैं, तो हम क्या काम करते हैं, अपना जो हमारे पास चेक है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो हम उसको क्या काम करते हैं, जितने रुपए का चेक काटना होता है हम चेक काट के उसको दे देते हैं। वो अपने बैंक अकाउंट में जाके क्या काम करता है, वो बैंक बैंक में जाके क्या काम करता है, उस चेक को ऋण वो करा लेता है, एक तरीके से विड्रॉ करा लेता है। ठीक है, तो उसके जो खाते धारक है उसके अकाउंट से रुपए दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर नगद मिल जाते हैं। ठीक है, चेक का भी समझ में आ गया। ठीक है, चेक के प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में, चेक के प्रकार बार बार पूछे जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक तो वाहक चेक होता है, आदेशित चेक चेक होता है, और एक रेखांकित चेक होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं वाहक चेक। वाहक चेक क्या होता है, वाहक चेक जो होता है जिसके नाम से होता है ना, वह स्वयं भी जा सकता है उस चेक को क्या करते हैं, विड्रॉ करने, या फिर किसी व्यक्ति को, किसी वाहक को भेज सकता है। इसलिए इसको वाहक चेक कहते हैं। किसी और को भेजना वो वाहक ही होता है। ठीक है, तो वाहक के द्वारा भी उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस चेक पर जो हस्ताक्षर होंगे, चेक पर जो हस्ताक्षर होंगे वो उस खाते धारक के होने चाहिए जिसके अकाउंट से रुपए विड्रॉ हो रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। उसमें खातेदार के हस्ताक्षर क्या हैं, आवश्यक हैं। चेक पर खातेदार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। भले से उसे वाहक चेक को या तो वो स्वयं जाके विड्रॉ कर सकता है, या फिर किसी दूसरे वाहक के द्वारा वो बैंक में जाता है और धनराशि को निकाल सकता है। ठीक, तो ये वाहक चेक होता है, इसमें खातेदार के हस्ताक्षर आवश्यक है और इसे कोई भी जाकर विड्रॉ कर सकता है। दूसरा है आदेशित चेक। आदेशित चेक जो जिसका अकाउंट होता है सिर्फ वही जाता है। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया। ठीक है, नहीं यही बात सुनो, इस प्रकार का जो बैंक है, जैसे मैंने कोई चेक काटा, ठीक है, मैंने चेक काटा किसी इंस्टीट्यूट के
जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, हम जीआईसी लिख लेते हैं, जीआईसी कोई स्कूल है, मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है, मैं अगर इसके लिए कोई अपना एडमिशन लूंगा तो इसको ये यहाँ पर चेक वगैरह मांग रहे हैं, तो मैं चेक नहीं, सॉरी, अगर मैं इसको इसमें फीस सबमिट करूंगा, ठीक है, या फिर यहाँ के किसी आदमी को चेक दूंगा, तो मैं जो चेक दे दूंगा, अगर मैं आदेशित चेक देता हूँ, ठीक है, तो जिसके नाम से मैं चेक काटूंगा, जीआईसी का कोई प्रबंधक होगा या कोई भी हो, उसके नाम से अगर मैं चेक काटूंगा तो वो ही जाकर, ठीक है, उस चेक को उस चेक से भुगतान कर सकता है, किसी और वाहक को नहीं भेज सकता। वाहक चेक में क्या था, कोई अदर भी जा सकता है, लेकिन आदेशित यानी कि आदेश देना, आदेशित का मतलब होता है आदेश देना, तो मैं इस व्यक्ति को ही आदेश दूंगा सिर्फ, और किसी को नहीं दूंगा कि तुम मेरा चेक लेकर जाओ, और जो मैंने तुम्हारे लिए रुपए चेक में डाले हैं वो तुम खुद ही निकाल सकते हो। मतलब आदेशित चेक का मतलब इतना होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से चेक काटा जाता है वो ही जाकर उसको निकाल सकता है रुपए को, ठीक है। आगे बात सुनने आदेशित चेक की। दूसरा होता है रेखांकित चेक, ये इंपॉर्टेंट है, रेखांकित एग्जाम में आता है बार बार। आपने देखा होगा जब चेक होता है, ठीक है, घर में भी देखा होगा, तो उसके बाईं तरफ हम दो लकीर खींच देते हैं, ठीक है, और क्या काम कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं अकाउंट, अकाउंट पेई ओनली, ठीक है, या फिर इस तरीके से एंड कंपनी लिख देते हैं, नॉट निगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। तो जब चेक के बाएं कोने पर दो तिरछी लाइनें, तिरछी समांतर लाइनें खींचकर उनके मध्य में क्या लिख दिया जाता है, अकाउंट पेई ओनली, ठीक है, ये पूरा है अकाउंट पेई ओनली। एंड कंपनी ये अलग है और नॉट निगेटिव ये अलग है, तो ये लिख देते हैं। तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। रेखांकित चेक की विशेषता यही है, उसके बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं होती हैं और उसके मध्य में क्या लिख दिया जाता है, अकाउंट पेई ओनली या फिर नॉट कंपनी, ठीक है, एंड कंपनी या फिर नॉट निगोटिएबल, ठीक है। इस तरीके से इसको रेखांकित चेक कहते हैं। ये यहाँ से पूछा जाता है, आपसे टिप्पणी में भी पूछ लिया जाएगा रेखांकित चेक किसे कहते हैं, ठीक है। रेखांकित चेक पर टिप्पणी लिखे तो ये पूछा जाता है। शेयर, शेयर के बारे में देखो, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेयर की परिभाषा आ सकती है। शेयर किसे कहते हैं, शेयर जो होता है छोटे छोटे भाग होते हैं जो कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी है, मेरी बात सुनो, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको अपना उद्योग चलाना है, ठीक है। अब उस पर क्या है, इतना रुपया नहीं है कंपनी पर, तो वो क्या काम करता है, कुछ शेयर मतलब कंपनी का ही कुछ हिस्सा, ठीक है, मार्केट में ओपन कर देता है। क्या बोल देता है, एडवर्टाइजमेंट निकाल देगा अखबार में कि जो भी लोग मेरी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना क्या कहते हैं, कुछ अमाउंट मुझे जमा कर दें, ठीक है। ये जिससे क्या होगा, वो उसके शेयर को खरीद खरीद लेते हैं। जो शेयर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वैसे देखने में मतलब शेयर नहीं होते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन उनको क्या मतलब है, रुपए का छोटा सा हिस्सा उस कंपनी में जो मुझे इन्वेस्ट करना है, उसका छोटा सा हिस्सा, उसको शेयर कहते हैं। जैसे अब क्या होगा, जितने, जैसे मेरे पास, मैंने कोई कंपनी स्टार्ट की, ठीक है, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए तो मेरे पास हो गए। अब मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, तो मैं क्या काम करूंगा, जो और आदमी हैं, ठीक है, और व्यक्ति हैं, उनसे मैं कहूंगा तुम मेरे कंपनी में रुपए इन्वेस्ट करो, और जितना प्रॉफिट होगा उसका, जैसे तुमने इन्वेस्ट किया है उसी के अनुपात में मैं तुम्हें क्या काम करूंगा, रिटर्न कर दूंगा, यानी कि तुम्हें प्रॉफिट भी दूंगा। तो उनको शेयर कहते हैं जो उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो शेयर होते हैं ये बहुत कम रुपए के होते हैं, 1 रुपए के भी हो सकते हैं, 5 रुपए के भी, 10 रुपए के भी और 100 रुपए के भी, ठीक है। न्यूनतम 100 रुपए होते हैं वैसे तो, ठीक है, 100 रुपए से कम का शेयर कहाँ, कहीं भी नहीं चल रहा है। तो शेयर जो होते हैं 100 रुपए तक हो सकते हैं, ठीक है। और जो कंपनी होती है, जो आवश्यक रुपए होते हैं, जो जिसकी जितने रुपए की उसे आवश्यकता थी उतने रुपए के ही शेयर शेयर जारी करती है मार्केट में, और जो लोग हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी भी उद्योग को अच्छी तरीके से चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब एक टर्म है किसकी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। पूंजी को क्या कहते हैं, रुपए। तो ये तुम्हें इस ऐसी ऐसी टर्म लिखनी बहुत जरूरी है, इससे एग्जामिनर प्रभावित होता है, ठीक है। वो सोचता है कि हाँ, बैंकिंग का एक अच्छा ज्ञान है तुम्हें, ठीक है। किसी भी उद्योग को अच्छी तरीके से चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः इस आवश्यक पूंजी को, जो आवश्यक पूंजी है, जो जरूरी पूंजी है, 1 लाख तो मेरे पास थे, 1 लाख की जरूरत थी, तो जो जरूरत थी आवश्यक पूंजी के को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। मैं 1 लाख को, ठीक है, डिवाइड कर दूंगा कितने, बहुत सारे हिस्सों में, जो 100 100 के हिस्से होंगे, ठीक है। और मैं इनसे क्या बोलूंगा,
कि इतने आदमी जो शेयर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, इन हिस्सों को ले लो और ये रुपए मुझे दे दो और इन्हीं के अनुपात में मैं तुम्हें लाभांश दूंगा यानी कि प्रॉफिट दूंगा। तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जो आवश्यक पूंजी होती है इन्हें शेयर कहते हैं। ये जो है छोटे छोटे हिस्से इनको शेयर बोलते हैं और ये 1 रुपए, 5 रुपए, ठीक है, 10 रुपए और 100 रुपए तक के हो सकते हैं। समझ में आ गया शेयर किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अगली चीज पे चलते हैं, भागीदार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर होल्डर किसे कहते हैं? भागीदार। भागीदार मतलब जो जिसने उसमें भागीदार बना है, जो शेयर में भागीदार बना है, जिसने शेयर खरीदे हैं, मतलब शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर धारक या भागीदार बोलते हैं, सिंपल। तो शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को भागीदार या शेयर धारक बोलते हैं। जिसने शेयर खरीदा है यानी कि शेयर होल्डर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? शेयर होल्डर, ठीक है। तो उसी को कहेंगे जिसने शेयर खरीदा है। और इसका जो लाभांश होता है वो किस किस तरीके से मिलता है? जैसे कंपनी में तुमने रुपया लगा दिया, तो वो ये कंपनी ये तो नहीं है, तुम तो ये बोलने लगोगे, तूने अगर 100 रुपए कमाए हैं कंपनी ने तो मुझे भी 50 दे और खुद भी 50 रख, यानी कि 50-50। नहीं, वो कंपनी वाला क्या काम करता है? कंपनी वाला तुमसे एक शर्त रखेगा, जिस अनुपात में तुमने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में तुम्हें लाभांश मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने 100 रुपए कमाए हैं और तुम 100 रुपए कमाए और तुमने अगर 1 रुपया लगाया है, ठीक है, तो इसी के अनुपात में मैं तुम्हें रुपए दूंगा। यानी कि 1 रुपए पे जितना मुझे लाभ, तुम्हें लाभ मिलना है, उतना ही मैं लाभ इस 100 रुपए के अंदर से दूंगा। यानी कि भागीदार क्या होता है? शेयर खरीदने वाला होता है, ठीक है। जो क्या ना, शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? भागीदार या शेयर धारक बोलते हैं। और जिस अनुपात में वो पूंजी लगाता है, तो लाभांश भी उसी अनुपात में मिलता है, उसी अनुपात में लाभांश मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, लाभांश। और ये भी तुमसे पूछा जा सकता है क्या, लाभांश किसे कहते हैं? ठीक है, लाभांश भी पूछा जा सकता है। तो लाभांश किसे कहते हैं? जब शेयर धारक जिस अनुपात में पूंजी लगाता है, तो लाभ का हिस्सा उसी अनुपात में उसे प्राप्त होता है, ठीक है। जो कंपनी का जो लाभ है, टोटल लाभ है, उसका कुल हिस्सा जो है, जिस अनुपात में उसने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में प्राप्त होता है। उस हिस्से को क्या बोलते हैं? लाभांश बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। आगे बात समझ में। वियरर चेक, एक होता है वियरर चेक, ठीक है। ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वियरर चेक किसे कहते हैं? इस चेक को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाए, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस चेक को दे दिया जाए तो वो बैंक से जाकर सीधे पैसे निकाल सकता है। तो वह व्यक्ति बैंक से जाकर खाते से पैसे निकाल सकता है, सिंपल है, ठीक है, वाहक चेक की तरह है। अब खाते के प्रकार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाते के प्रकार, तुमसे बचत खाता पूछा जाएगा। खाते के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा दो खातों के दो खातों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप खातों के नाम लिखो और उनमें से किन्हीं दो का वर्णन करो। या फिर तुमसे टिप्पणी में बचत खाते के बारे में पूछ लिया जाएगा, चालू खाते के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और एक क्या होता है? सावधि जमा खाता होता है, ठीक है। अल्पवयस्क खाता भी होता है, ठीक है। आवर्ती जमा खाता होता है, ठीक है। और एक अल्पवयस्क खाता होता है। तो इनके बारे में तुमसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाते के प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, ठीक है। और मैंने बहुत जो जरूरी मैंने क्वेश्चंस को समझा है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने वो ही क्वेश्चंस इस सीट में रखे हैं। ये नहीं है, मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं बैंकिंग में जो समझने की हैं, लेकिन इस एग्जाम के लिए नहीं है, डीएलएड के, वो सुपर टेट या यूपी टेट के लिए है। तो बचत खाते को हम पढ़ते हैं, खाते के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तुम प्रकार लिख दोगे, बचत खाता हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा, चालू खाता कहते हैं उसको। उसके बाद अल्पवयस्क खाता है, सावधि जमा खाता है, और एक और है आवर्ती जमा खाता, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। बचत खाते में क्या होता है? बचत खाता, जैसे तुम्हारा जो अकाउंट होगा, जो अपने स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका जो अकाउंट होता है, ये बचत खाते के अंदर आता है, मतलब सेविंग अकाउंट, इसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। जब तुमने कोई खाता अपना खुलवाया होगा तो वो सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा। सेविंग का मतलब होता है तुम उसमें सेव कर सकते हो, ठीक है, यानी कि बचत कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये एक मध्यम, कम और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए होता है, ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उन लोगों के लिए बचत खाता होता है। और इसमें जो जमा राशि होती है उस पर बैंक ब्याज देता है, ठीक है, लेकिन ब्याज की दर बैंक खुद तय करेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। ये मध्यम और कम वर्ग, कम मध्यम और कम वर्ग के लोगों के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जमा राशि पर हमें ब्याज मिलता है बैंक के द्वारा।
ठीक है। और ये सेविंग अकाउंट होता है, इसमें हम क्या काम करते हैं, छोटी छोटी बचत, जो छोटे छोटे रुपए का अमाउंट हमारे पास बच जाता है उसको सेव कर लेते हैं इसमें जमा करके। ठीक है। एक होता है चालू चालू खाता, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट, CURRENT, करंट अकाउंट। ठीक है। और बचत खाते को क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। ठीक है। तो तुमने देखा होगा जब तुम एटीएम से रुपए निकालते हो तो उसमें लिखा हुआ आता है ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, लिखे हुए आते हैं, किस पे क्लिक करना है। ठीक है, तुम्हारा कौन सा अकाउंट है। तो वो चालू खाता क्या होता है, ये बड़े व्यापारियों के लिए होता है। ठीक है, बड़े व्यापारी, निगम, कंपनी। ठीक है, इन बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चीज का अगर लेन देन करते हैं तो ये बहुत सारे अमाउंट को एक साथ नहीं लेके जा सकते, बहुत सारे रुपए एक साथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि लूटने का या फिर गिरने का डर रहता है। तो ये क्या काम करते हैं बड़े व्यापारी, निगम, जैसे निगम हो गया, कोई कंपनी हो गई, ठीक है, कोई व्यापारी हो गया, तो ये नगद लेन देन नहीं करते हैं। ये क्या काम करते हैं, खाते में रुपए डाल देते हैं, वहीं से ही क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये वह इस तरह का खाता खुलवाते हैं। ठीक है। करंट अकाउंट कौन खुलवाता है, जो निगम वाले होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, निगम कंपनी वाले, नगद लेन देन नहीं करते, वह इस तरह का खाता खुलवाते हैं। इस खाते में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। इस खाते में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, किस खाते पर ब्याज नहीं मिलता, चालू खाते पर। ये आ सकता है ऑप्शन में। और जब तुम टिप्पणी लिखोगे तो ये चीज लिखनी जरूरी है, हर एक खाते में ब्याज मिलता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन इस खाते पर जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता है। इसमें से धन कई बार निकाला और जमा किया जा सकता है। तुमने बचत खाते में देखा होगा, जब हम एटीएम पे जाते हैं तो उसमें 4 बार या 5 बार निकाल सकते हैं, उसके बाद हमारे पास चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन चालू खाते में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है, उसमें तुम कितनी बार धन डाल सकते हो, कितनी बार धन निकाल सकते हो, लेकिन इस पर ब्याज नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद आता है सावधि जमा खाता। सावधि जमा, तुमने देखा होगा, तुमने इसका नाम सावधि जमा खाता तो नहीं सुना होगा, तुमने सुना होगा एफडी। ये सुना है नाम, मेरी एफडी बनी है, ये पापा ने आज एफडी तुड़वाई है, पापा ने आज एफडी में रुपए डाले हैं। तो इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स्ड मतलब निश्चित। ठीक है। और डिपॉजिट मतलब, एक तरीके डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, निश्चित जमा करना मतलब, फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, एफडी में क्या होता है, एक निश्चित धनराशि हम बार बार जमा करते हैं। ठीक है, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है, एक, तुमने देखा होगा एफडी टाइम से पहले, अगर कोई, अगर टाइम एफडी तोड़ने का है, जब पूरी वो हो रही है, जैसे 3 साल की है, ठीक है, तो 3 साल में ही हम तोड़ते हैं। अगर उससे पहले भी तोड़ सकते हैं, 2 साल में भी, लेकिन क्या काम होगा, जितने रुपए हमें 3 साल में मिलने होते उतने हमें 2 साल में नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 2 साल का ब्याज बहुत कम होगा, तो वो 2 साल के हिसाब से ब्याज देगा बैंक। ठीक है। तो क्या होता है, सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट डिपॉजिट अकाउंट, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए, ये अवधि क्या है, 3 वर्ष निश्चित है। ये अगर एफडी 3 वर्ष की है तो 3 वर्ष में ही तुम निकाल सकते हो, उससे पहले भी निकालोगे लेकिन तुम्हें ब्याज कम मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। इसमें धन निश्चित अवधि के लिए, ये टर्म बहुत जरूरी है लिखनी, निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इसमें जमा राशि पर ब्याज अधिक मिलता है। हम क्या काम करते हैं, ज्यादा टाइम के लिए अगर क्या कहते हैं, अगर जमा करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे, तो हमें ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो इस फिक्स्ड डिपॉजिट में रुपए लोग क्यों डालते हैं ज्यादा, क्योंकि इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है, इस राशि पर ब्याज ज्यादा मिलता है। हम इसमें से अगर निश्चित अवधि से पहले पैसे निकालते हैं तो ब्याज की राशि कम कम होकर धन मिलता है। अगर हम पहले ही अगर रुपए निकालेंगे, मैंने बोला ना 2 वर्ष में अगर निकालते हैं तो ब्याज की राशि कम हो जाती है, उसके बाद हमें रुपए सारे मिल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद आता है आवर्ती जमा खाता। क्या, कौन सा है, आवर्ती जमा खाता। ठीक है, आवर्ती जमा खाता देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता। इसमें जो धन होता है वो निश्चित धन होता है। कितना, एक फिक्स हो जाता है कि तुम्हें 2,000 रुपए ही पे करने हैं हर महीने, और इतने महीने तक। तो समय भी क्या होता है, निश्चित होता है, 3 वर्ष। अगर मैंने लिख दिया 3 वर्ष तक तुम्हें हर महीने 2-2 हजार रुपए जमा करने हैं, तो देखो धन भी निश्चित हो गया और समय भी निश्चित हो गया। यानी कि इसमें आवर्ती जमा खाते में क्या होता है, इसमें निश्चित धन निश्चित अवधि तक जमा किया जाता है, और इसमें भी ब्याज की दर बचत खाते से अधिक होती है। बचत खाता जो सेविंग अकाउंट मैंने बताया था, सेविंग अकाउंट किसी भी लोगों का हो सकता है, जो मध्यम वर्ग होते हैं, उसमें जैसे 4% पे अगर ब्याज मिल रहा है, हमें 4% का ब्याज मिल रहा है,
तो इसमें क्या होता है, जो आवर्ती जमा खाते होते हैं और जो ये सावधि जमा खाता होता है एफडी, इसमें धन हमें ब्याज ज्यादा मिलता है किससे, बचत खाते से। तो इसमें क्या मिलेगा, अगर 5, इसमें 5% मिलेगा, अगर उसमें 4 मिल रहा है तो यानी कि थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसमें भी ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है, ध्यान रखना इस चीज को। एक होता है अल्पवयस्क खाता। कौन सा, अल्पवयस्क खाता। अल्पवयस्क खाता क्या होता है, माइनर अकाउंट कहते हैं इसको, माइनर अकाउंट। ये जो खाता होता है वो 18 वर्ष से पहले वाले आयु वर्ग के लिए होता है। जैसे कोई 18, जैसे कोई बच्चा है, उसका हमें खाता खुलवाना है, तो उसकी आयु 18 वर्ष से अगर कम है तो आप कौन सा खाता खुलवाओगे, अल्पवयस्क। अल्पवयस्क खाता खुलवाओगे, माइनर अकाउंट खुलवाओगे। लेकिन उसकी जो मिनिमम आयु है, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु वो 12 वर्ष होनी चाहिए। 12 वर्ष से कम का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो बच्चा 12 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, और 18 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उसका उसका माइनर अकाउंट खुलवाना है तो। ठीक है, तो अल्पवयस्क खाता किसका खोलते हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 12 वर्ष, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के वाले वाले के लिए होता है यह खाता, लेकिन इसमें न्यूनतम आयु 12 वर्ष होनी आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रहेगी ये सारे पॉइंट। ये आपके खाते हो गए सारे। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। मैंने कुछ बताया है कौन कौन से, एक तो बैंक बताया है, बैंक इंपॉर्टेंट है, बैंक के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद ये निकासी कितने द्वारा होती है, ठीक है, धन निकालना चेक के द्वारा, और निकासी जो फॉर्म होता है उसके द्वारा। और चेक के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक के प्रकार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आदेशित चेक होता है, वाहक चेक होता है, रेखांकित चेक होता है। उसके बाद शेयर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया शेयर होल्डर, और लाभांश भी बताया था। लाभांश क्या होता है, जो जिस अनुपात में शेयर धारक रुपए पूंजी लगाता है, उसी अनुपात में उसको लाभ, कुल लाभ का उसी अनुपात में हिस्सा मिलता है, उसको हम, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। उसके बाद बेयरर चेक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना, याद मत करना। ठीक है, बेयर चेक बिल्कुल वाहक चेक की तरह होता है, जिसे कोई किसी व्यक्ति को अगर हम प्रदान कर दें, अगर दे दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति रुपए निकाल कर ला सकता है बैंक से। ठीक है, इतना है सिंपल। ठीक है, खाते के प्रकार, बचत खाता हो गया, चालू खाता हो गया, सावधि जमा, आवर्ती जमा, और इसके बाद अल्पवयस्क खाता। ठीक है, ये आपके 5 खाते हो गए, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना वीडियोस को और चैनल को। इसके बाद अब मैं 4th सेमेस्टर की क्लास डालूंगा, उसके बाद मैं 3rd सेमेस्टर की फिर से लघु गुणक वाली क्लास डालूंगा। ठीक है, आप इसको देखते रहें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बार बार देख लेना इसको, जिससे एग्जाम में आपको परेशानी नहीं पड़े, क्योंकि ये जो परिभाषा होती है, ये इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जाम में पूछी जाती है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा बैंकिंग से। ठीक है, टेंशन ना लो, पास होने लायक तो मैंने बिल्कुल करा दिया, उससे आगे ही हम चल रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।